Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss valuation of shares corporate account chapter 9 BCom 4th sem part 1. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। लास्ट चैप्टर में हमने गुडविल की वैल्यूएशन की थी डिफरेंट मेथड्स को यूज करके। इस चैप्टर में हम वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। जो एक कंपनी है उसकी कैपिटल, उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल को जब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेशन में डिवाइड किया जाता है, हर एक यूनिट को, हर एक पार्ट को या हर एक डिनोमिनेशन को हम क्या कहेंगे? शेयर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल की जो कंपनी की कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ है। इस कैपिटल को हमने डिवाइड कर दिया 10,000 पार्ट्स में और हर एक पार्ट की वैल्यू होगी 10 रुपीज़। तो हम कहेंगे कि जो कंपनी के शेयर्स है नंबर में वो 10,000 है और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। जो कंपनी के शेयर होते हैं वो 2 टाइप के होंगे, एक होते हैं इक्विटी शेयर एंड दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इन शेयर होल्डर्स को जो 2 प्रेफरेंशियल राइट्स है वो मिल जाएंगे। एक राइट तो होता है डिविडेंड से रिलेटेड एंड दूसरा राइट होता है कैपिटल से रिलेटेड। कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो फिक्स रेट से दिया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सेम ऐसे ही जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है, उस केस में भी जो कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पहले रिटर्न होगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स की होगी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये डी फैक्टो माने जाते हैं, इनकी रियल ओनर होते हैं कंपनी के, इनके पास वोटिंग पावर होती है, ये कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें शेयर होल्डर्स को अगर किसी ईयर उनको डिविडेंड नहीं मिला, लेट करते हैं कि 2022 में अगर शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता तो 2023 में वो 22 का जो डिविडेंड है उसको भी पाने का उनको अधिकार होगा, वो हो जाएंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर किसी भी ईयर शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट ईयर वो पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है उसको नहीं मांग सकते। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनकी अमाउंट, जो कैपिटल है वो कंपनी की लाइफ के टाइम, यानी कि जब तक कंपनी का वाउंड अप नहीं हो जाता उससे पहले ही जो उनकी कैपिटल है वो रिटर्न हो जाएगी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद। ई रिडीमेबल में कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा उसी टाइम पे जो कैपिटल है वो रिटर्न हो जाएगी। कन्वर्टेबल, जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नॉन कन्वर्टेबल, जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये है हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स को जो कंपनी इशू करती हैं वो है पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। और जो OPC 1% कंपनी वो भी प्राइवेट कंपनी के अंडर आ जाएगी। जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवाती है? लिस्टेड करवाती है। और जिन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया उन शेयर्स को हम कहेंगे अनलिस्टेड शेयर्स। अब जो पब्लिक कंपनी ने अपने शेयर्स को लिस्ट करवा दिया स्टॉक एक्सचेंज में, उन शेयर्स की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी जो स्टॉक एक्सचेंज ने डेली जो शेयर्स के लिस्ट की प्राइस को इशू किया है उस लिस्ट से हमें पता चल जाएगा। लेकिन उन शेयर्स का क्या जो अनलिस्टेड हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड नहीं है,
तो उन शेयर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन शेयर की अलग से वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही अगर प्राइवेट कंपनी के या फिर 1% कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको सेल एंड परचेज करना है तो उस केस में भी हमें शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जो शेयर्स की वैल्यूएशन की जाएगी वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग होगी। नीड और पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कि कब कब हमें शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने नीड और पर्पसेस किए थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, सेम ऐसे ही हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। तो सबसे पहले कि जो शेयर्स है अगर वो रिसीव होते हैं एज अ गिफ्ट, जिस पर्सन को एज अ गिफ्ट शेयर्स मिले हैं उस पर्सन को जो गिफ्ट ड्यूटी है वो पे करनी पड़ती है, तो उसके लिए उसको शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो अपने जो शेयर्स है वो कंपनी में एज अ पार्ट ऑफ हिज एस्टेट वो छोड़ के चला जाता है और हमें उन शेयर्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है एस्टेट ड्यूटीज, इट मीन्स डेथ ड्यूटीज कैलकुलेट करनी है। उसको असेस करने के लिए जरूरी है कि शेयर्स की वैल्यूएशन की जाए। वेल्थ टैक्स की असेसमेंट के लिए, और जो शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनी में या फिर अनकोटेड शेयर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उन शेयर्स को जब परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है तो उस टाइम पे भी उन शेयर्स की वैल्यूएशन की जाएगी। जो स्कीम्स अगर हम अडॉप्ट करते हैं अमलगमेशन की या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए भी शेयर्स की वैल्यूएशन की जाएगी। जब हम शेयर्स को गिरवी रख देते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, अगर हमने किसी से लोन लिया और उस पर्सन को जो अपने शेयर्स है वो प्लेस कर दिए, गिरवी रख दिए, मोर्टगेज कर दिए, तो उस केस में भी हमें शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। For determining the amount payable to the dissentient shareholders at the time of amalgamation, तो जिस टाइम पे अमलगमेशन होता है कंपनीज का तो उस केस में जो डिसेंटियंट शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना अमाउंट पे किया जाए उसको डिटरमाइन करने के लिए शेयर्स की वैल्यूएशन की जाएगी। और डिसेंटियंट शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स थे लेकिन जो न्यू कंपनी बनती है उसके शेयर होल्डर्स नहीं होते। फॉर कंपनसेटिंग द शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी इज नेशनलाइज्ड, तो जब कंपनी को नेशनलाइज्ड किया जाता है उस केस में भी शेयर होल्डर्स को जब कंपनसेट किया जाएगा उसको पे करने के लिए जो शेयर्स की वैल्यूएशन की जाएगी। जब एक क्लास के जो शेयर्स हैं उनको दूसरी क्लास में कन्वर्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस केस में भी हमें शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ए ट्रस्ट और एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उन शेयर्स की हमें वैल्यूएशन करनी है जो किसी ट्रस्ट ने लिए हुए हैं या फिर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो ये सब रीज़न है जब जब हमें शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जो कंपनी की गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं सेम वही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे शेयर्स की वैल्यू को। तो फर्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी, की जो कंपनी की प्रेजेंट अर्निंग है उससे भी जो शेयर्स की वैल्यू है वो अफेक्ट होगी। और जब प्रेजेंट अर्निंग को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को हमें कंसिडरेशन में लेना है। तो फर्स्ट इज जो एवरेज प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको, और प्रीवियस ईयर में जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रॉफिट कितना अर्न किया है कंपनी ने वो, जो कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो, प्रेफरेंस डिविडेंड को और टैक्स को लेस करने के बाद का प्रॉफिट, इसके अलावा और कोई भी इवेंट जो अकर हो जाएगा और जिसकी वजह से जो प्रेजेंट अर्निंग है या कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी इट मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा तो शेयर्स की वैल्यू भी ज़्यादा, और अगर अर्निंग कम होगी तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और जो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सेकंड इज द यील्ड और रिटर्न फ्रॉम द सिमिलर कंपनीज, तो जो कंपनी का बिजनेस है उसके जैसे ही बिजनेस करने वाली और कंपनीज भी हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को किस रेट से डिविडेंड पे करती हैं, इस बात से भी जो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है वो अफेक्ट होगी। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वही रेट को एक्सपेक्ट करते हैं जो अदर कंपनीज डिविडेंड की रेट को
पे करेंगी। द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है वो भी शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हो गए स्मॉल इन्वेस्टर एंड दूसरे हो गए लार्ज इन्वेस्टर्स। अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उस केस में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा वो डायरेक्टर्स के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, कि जो रेट डिसाइड करेंगे डिविडेंड की वो डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे, उनका ज़्यादा रोल होगा। अगर जो इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग्स अगर वो लार्ज है, ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 20 to 25% है, उस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो डिविडेंड की रेट को इन्फ्लुएंस करेंगे और डिविडेंड की रेट होगी वो शेयर्स की वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगी। फोर्थ इज फाइनेंशियल रेशोज। जो कंपनी की फाइनेंशियल रेशोज है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस को, कि कितनी जो कंपनी है वो कितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। इन रेशोज में आ जाएंगे जैसे कि डेट इक्विटी रेशो हो गया, करंट रेशो हो गया, लिक्विड रेशो हो गया, तो ये सब। एफिशिएंट मैनेजमेंट, तो जो कंपनी की मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी उतनी ही ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे, कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा होगी, और रेपुटेशन ज़्यादा होगी तो जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, चाहे वो टैक्स कंसेशन हो या फिर सब्सिडी देनी हो, ग्रांट्स प्रोवाइड करनी हो या फिर कोई और पॉलिसी हो, अगर वो पॉलिसीज कंपनी के फेवर में है तो शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर कंपनी के फेवर में नहीं है तो शेयर्स की वैल्यू कम होगी। सेवंथ इज शेयर्स आर पार्टली पेड और फुल्ली पेड अप। जो शेयर्स हैं अगर वो पार्टली पेड अप हैं तो इन्वेस्टर्स के माइंड में एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जाता है और जिसकी वजह से शेयर्स की वैल्यू कम होगी। अगर कंपनी के शेयर्स कैसे हैं, फुल्ली पेड अप है, तो एक पॉजिटिव व्यू जाएगा और शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। डिमांड एंड सप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर्स की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो भी उसकी वैल्यू को अफेक्ट करती है। अगर जो कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं जैसे कि जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो ये रिजर्व्स भी शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। 10th इज प्रोस्पेक्टस ऑफ द बोनस और राइट इशू, तो कंपनी बोनस शेयर को इशू करती है या फिर राइट इशू करती है, उससे भी कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यू है वो अफेक्ट होगी। नेट टेंजिबल असेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो टेंजिबल असेट्स हैं, नेट इट मीन्स कि उन असेट्स में से डेप्रिसिएशन को और प्रोविजंस को हमने लेस किया हुआ है। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, अगर जो बिजनेस का नेचर कैसा है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करते हो जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो स्टेबल रहेगी, तो प्रॉफिट्स भी स्टेबल रहेंगे, तो जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जो फैशनेबल प्रोडक्ट हैं, उनकी डिमांड कभी ज़्यादा कभी कम, इट मीन्स कि फ्लक्चुएट करती है, तो उस केस में जो प्रॉफिट्स होंगे वो फ्लक्चुएट करेंगे, तो शेयर्स की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगी। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, की कंपटीशन कितनी हद तक है, अगर कंपटीशन हाई होगा, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो क्या होगा कि कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो जो कंपनी की सेल है वो कम हो जाएगी, प्रॉफिट्स कम होंगे, तो शेयर्स की वैल्यू भी अफेक्ट करेगी। अगर कंपटीशन क्या है, लो कंपटीशन है, कि कंपटीशन कम है या फिर है ही नहीं, तो उस केस में शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, कस्टमर्स डिवाइड नहीं होंगे इसीलिए। 14 क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, की कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, इट मीन्स कि कंपनी के फ्यूचर्स में जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है वो ज़्यादा मतलब ब्राइट है, अच्छा है, प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, तो उस केस में शेयर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स, कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी एंगेज्ड है उस इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, उससे भी शेयर्स की वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी। एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी, की कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है, अगर ज़्यादा कंट्रोल होगा तो शेयर्स की वैल्यू कम होगी, कम कंट्रोल होगा तो शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। पोजीशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री, कि कंट्री में जो शांति बनी हुई है, सिक्योरिटी है,
अगर सब कुछ स्टेबल है, इट मीन्स कि वॉर की कंडीशन नहीं है, तो शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो शेयर्स की वैल्यू कम होगी। पॉलिटिकल कंडीशन सच एज फियर ऑफ नेशनलाइजेशन एसेट्रा, अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल्स होंगी तो शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है तो शेयर्स की वैल्यू कम होगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शेयर्स की वैल्यू अफेक्ट होती है, क्योंकि इन फैक्टर से क्या होगा, कंपनी के प्रॉफिट्स अफेक्ट होंगे, कंपनी की जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो अफेक्ट होगी, और उससे जो मार्केट प्राइसेस हैं शेयर्स के वो भी चेंज हो जाएंगे, वो अफेक्ट हो जाएंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जैसे हमने गुडविल की वैल्यूएशन करने के 5 मेथड्स किए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। सेम ऐसे ही शेयर्स की वैल्यूएशन करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेन मेथड्स क्या क्या है, पहला है नेट एसेट मेथड, और सेकंड क्या है यील्ड मेथड, और थर्ड क्या है एवरेज मेथड। यील्ड मेथड में 2 आ जाएंगे, डिविडेंड यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो इस हिसाब से हम कहें तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के 4 मेथड्स हैं, नेट एसेट मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।